हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 2026 है ना, उससे रिलेटेड जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को ठोस करने के लिए आज से वीडियो स्टार्ट होगा है ना। सॉलिड स्टेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं है ना। जनरली कि आपको पता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा, तो ये बेस्ड है PYQ पे है ना। और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, उसका आंसर भी होगा, ठीक है। तो कंप्लीट कंसेप्ट के साथ यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप बस जुड़े रहिए और इस वीडियो से फायदा लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ये रवेदार ठोस क्या होते हैं, उदाहरण दे है ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एग्जांपल, जो कि बिहार बोर्ड 2023 में पूछा जा चुका है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि ये 2025-26 में भी आपका आ सकता है। 25 में तो ये नहीं आया था, 26 में आ सकता है। रवेदार ठोस है ना, जैसा कि आपको पता है ठोस दो तरह के होते हैं। तो रवेदार ठोस किसको बोलते हैं ना, तो ठोस का जैसे कि आपको पता है ठोस दो तरह का होता है ना। एक ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक को रवेदार बोलते हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं, रवेदार ठोस या फिर क्रिस्टलाइन ठोस, ठीक है, क्रिस्टलाइन ठोस। और दूसरा जो ठोस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेरवेदार ठोस, या फिर इसी को अक्रिस्टलीय ठोस भी बोला जाता है। इसके और भी नाम है ना, अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर इसको सुपर कूल्ड लिक्विड ही बोला जाता है ना, अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। तो खैर क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर रवेदार ठोस क्या होता है ना, ये क्या होता है, रवेदार ठोस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें कुछ कुछ चीज आपको याद रखना है। इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी कण होंगे वो याद रखना है, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अवयवी कण में क्या क्या हो सकता है, तो परमाणु है ना, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, परमाणु, अणु और आयंस ये रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और एक दो चीज याद रखना है। इनको जब हम लोग काटते हैं यानी विदलन जब करते हैं, तो विदलन करने पे ये क्या करते हैं, तो ये आपका क्लीन क्लीवेज देते हैं, यानी क्लीन का मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ, नियमित हम लोग बोल सकते हैं, इसमें भी नियमित है ना, नियमित विदलन देते हैं, स्वच्छ विदलन देते हैं, यानी काटने पर आपको क्लियर संरचना मिलेगा, नियमित संरचना बोल सकते हैं आप, नियमित संरचना मिलेगा। इसके अलावा इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जैसे इसका गलनांक जो होता है ना, गलनांक जो होगा रवेदार ठोस का वो क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक, क्वथनांक है ना, गलनांक, क्वथनांक ये सब क्या होता है, उच्च होता है। इसके अलावा ये दीर्घ दीर्घ प्रासी बोल सकते हैं हम लोग। दीर्घ प्रासी व्यवस्था कहने का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं वो लंबी दूरी तक अच्छे ढंग से व्यवस्थित रहते हैं ना, दीर्घप्रासी व्यवस्था रहता है। पार्टिकल जो होता है, ऐसा नहीं कि दो पार्टिकल इस तरह से अरेंज है, उसका तीन पार्टिकल के बाद पार्टिकल इधर उधर रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसमें पार्टिकल जो होगा वो इस तरह से रेगुलरली अरेंज रहते हैं ना, इस तरह से अरेंज रहते हैं। तो इस तरह का पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अगर उदाहरण का बात किया जाए तो उदाहरण में आप क्या क्या इसका लिख सकते हैं, तो उदाहरण में आप इसका लिख सकते हैं जैसे नमक, हम लोग घर में जो यूज करते हैं NaCl है ना, इसके अलावा KCl, इसके अलावा सिल्वर है ना, गोल्ड, ये सब जितने भी हैं धात्विक है ना, धात्विक ठोस जो हम लोग बोलते हैं, इसी का पार्ट होता है, ठीक है। आपको जानकर ये भी अच्छा लगेगा कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, अगर हम थोड़ा सा क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। क्रिस्टलीय ठोस चार तरह का होता है ना, आपको ये भी याद रखना है। कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, तो पहला होता है आयनिक ठोस, ठीक है। दूसरा होता है आणविक ठोस, आयनिक आणविक। तीसरा अगर हम लोग ले लें तो इसको बोलेंगे सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और चौथा अगर बोले हम लोग, तो चौथा हम लोग ले लेते हैं कौन सा, हम लोग ले लेते मतलब इसका पार्ट ही है धात्विक ठोस है ना। इसको आप अलग अलग नंबर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आगे किसी को पीछे कर सकते हैं ना। और ये आणविक ठोस फिर फर्दर जो डिवाइड होता है तीन तरीके से,
है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी होगा, है ना। तो ये 3 तरह का कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है ध्रुवीय, ठीक है, पहला कौन सा, ध्रुवीय। दूसरा अगर बोले तो दूसरा क्या होगा, अध्रुवीय, है ना, अध्रुवीय। और तीसरा अगर बात करें, तीसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, यह हाइड्रोजन बंधन वाला जो बॉन्ड होता है वो। तो ये क्रिस्टलीय ठोस को आपको याद रखना है, 4 तरह का, आयनिक, आणविक, सहसंयोजक, धात्विक, ठीक है। और आणविक ठोस को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें ठोस अवस्था की 2 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है ना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में 2 मुख्य अंतर लिखिए, क्या क्या अंतर हो सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं, तो जिसका ज्यामितीय आकार जो होता है वो निश्चित होता है ना, निश्चित होता है, ठीक है। इनके गलनांक भी उच्च होंगे, तीक्ष्ण मतलब उच्च गलनांक, दीर्घ दूरी का क्रम मतलब वही दीर्घप्रासी होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो लंबी दूरी तक इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, है ना। और इसी कारण इनका गलनांक, क्वथनांक, ये सारा चीज क्या होता है, ऊंचा होता है। जैसे इसका अगर बात करें NaCl क्वार्ट्ज, है ना, ग्लास क्वार्ट्ज सिलिका जिसको बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता ना, निश्चित आकार नहीं होता, विस्तार में ये पिघलते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर रेंज पे ये पिघलना शुरू हो जाता है, जबकि इसका एक निश्चित होता है ना, गलनांक निश्चित होता है, लेकिन एक कुछ टेम्परेचर के रेंज पे, यानी 40 से 50 या 40 से 100 के बीच आसानी से पिघलना शुरू कर देते हैं। ये अल्प दूरी का क्रम होता है ना, इसको लघु प्रासी भी बोलते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए आपको याद रखना जरूर, ग्लास और रबर, ये आपके कभी कोई एग्जाम पूछा जाता है ना, ग्लास रबर किसका उदाहरण होता है, तो याद रखना है अक्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये पूछा भी गया, देखिए बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ है, कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप, कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है, तो इसको आप बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कांच को अति शीतल द्रव इसलिए मानते हैं क्योंकि, क्योंकि, है ना, इनमें द्रव की तरह, किसकी तरह, द्रव की तरह बनने, हाँ सॉरी बनने बोल रहे, बहने, है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, बहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, द्रव की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है। और इस चीज को आप कहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह का आप देख सकते हैं कहाँ, जो बहुत ही पुराने, है ना, पुराने जितने भी आपके अलमारी वगैरह का या कहीं शीशा का कोई मेटेरियल्स बना हुआ है, तो उसका आप देखिएगा तो इस तरह का आपको दिखेगा, मतलब ऊपर में पार्टिकल्स ये बहुत पतला हो जाता है तो पार्टिकल कम रहेंगे, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे, है ना। और ये बॉटम वाला एरिया पे, इस एरिया पे बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, इसलिए इसका थिकनेस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज आप बोल सकते हैं कि जो पदार्थ था या ये जो अवयवी कण था वो नीचे की ओर, है ना, यहाँ स्टार्टिंग में शुरू में इस तरह से ही रहा होगा, पार्टिकल इस तरह से ही रहा होगा, लेकिन ये बहने के कारण ये जो इस तरह से था वो अब इस तरह से चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत ही धीमी गति से बहता है ना, द्रव की तरह बहता है, लेकिन आपको याद रखना है बहुत ही धीमी गति से बहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कांच का गिलास लगाए और कल यहाँ नीचे थिकनेस मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक 20 साल 30 साल में इस तरह से ईयर्स में देखा जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेटवर्क ठोस किससे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, है ना, नेटवर्क ठोस किसको बोलते हैं, तो आपको इसको कैसे लिखना है, तो नेटवर्क ठोस आपको याद रखना है, नेटवर्क ठोस को आप सहसंयोजक ठोस भी कह सकते हैं। और सहसंयोजक ठोस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो जिसमें बेसिकली सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन और कार्बन के जितने कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बन का आप बोलिए तो डायमंड, है ना, हीरा, कार्बन का डायमंड जिसको हीरा बोलते हैं हम लोग, सिलिका वगैरह ना, सिलिका, ठीक है, SiC, है ना, ये सब जितने एग्जाम्पल है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब सारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा नेटवर्क ठोस का, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल याद रखना है कि एक होता है कार्बन का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होता है जिसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा ठोस होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, कौन सा होता है, इसको याद रखना है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, एमोर्फस सॉलिड होता है, इसको याद रखना, एक्सेप्शन है ना,
एक्सेप्शन, तो ये भी आपसे पूछ सकता है ना। तो सिलिकॉन, कार्बन, है ना, और नेटवर्क ठोस विशेषकर कैसे बनते हैं, तो आपको पता है ये साझा के द्वारा बनते हैं, है ना। साझा के द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस बोलते हैं, है ना। और इसमें विशेषकर क्या होता है, सिलिकॉन और कार्बन, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें अगर हम लोग बोले कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, तो जैसे परमाणु बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अगर चले हम लोग, यूनिट सेल क्या होता है ना। अगर यूनिट सेल क्या होता है पूछा जाए, तो यूनिट सेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो यूनिट सेल बोल सकते हैं, यूनिट सेल वह सबसे छोटी त्रिकोणीय इकाई है या त्रिविमीय इकाई है जिससे पूरे क्रिस्टल की संरचना का निर्माण होता है ना, और जिसे बार बार दोहराने से पूरा क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इस तरह से हम लोग यूनिट सेल, इसको एकक कोष्टिका भी कहते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, है ना। और ये सब जो बिंदु होता है, ये सब जो बिंदु होगा, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, है ना। ये जो कॉर्नर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। इसको आप मिला दीजिएगा तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एकक कोष्टिका, है ना। एकक कोष्टिका बन गया, ये क्या बन गया, एकक कोष्टिका। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल, है ना, ठीक है। इसी का रिपीटेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस, और इस सब को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु, जालक बिंदु, ठीक है। इसमें 8 होगा, 8 लैटिस बिंदु होता है ना। ये कैसा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरल एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एटम जो होते हैं वो कहाँ पे हैं, तो केवल और केवल यहाँ पे एटम दिख रहा होगा आपको, कोनों पर है ना। एटम कहाँ पे है इसमें, तो एटम केवल और केवल कोनों पर है ना। तो जब कभी भी परमाणु कोनों पर रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, सरल यूनिट सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले हम लोग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल किसको बनाएंगे, तो जैसे देखिए, है ना, ये है, अभी हमने सिंपल क्यूबिक बनाया था, उसी तरह से आपको पहले सिंपल क्यूबिक बना लेना है। ये बन गया, इस तरह से बना लेना है, ये बन गया सिंपल क्यूबिक, है ना। इसमें क्या करना है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये तो कॉर्नर पे रहेगा ही, है ना, कॉर्नर पे तो रहता ही एटम, इसको जालक बिंदु बोल रहे हैं। और एक एटम कहाँ पे रहेगा, इसके केंद्र पे, है ना। एक कहाँ पे रहेगा, तो इसके एकदम सेंटर पे रहता है, इस सेंटर पे रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी या केंद्रित, है ना, केंद्रित भी बोलते हैं इसको, काय केंद्रित निका, काय केंद्रित घन, घन भी बोलते हैं हिंदी में अगर बोले तो, काय केंद्रित घन, घन ये सेल। और इसमें क्या कहानी है, तो ये सब जैसे कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 का रहता है, और बॉडी पे जो एटम रहता है वो 1 का रहता है, ये भी चीज याद करना है। और एफसीसी में भी याद कर लेना है कि एफसीसी मतलब ये सब जो फलक होता है ना, एफसीसी का अगर बात करें तो फलक, फलक पे आपको याद रखना है, फलक पे कितना का कंट्रीब्यूशन, कितना का सहयोग रहता है, तो हाफ का सहयोग रहता है ना। फलक 6 होता है, हाफ का कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, कॉर्नर पे 1/8, कोने पे 1/8, बीच में अगर रहेगा, बॉडी पे रहेगा तो 1 का, और अगर फेस पे रहेगा तो 1/2 का। इसके अलावा ये सब एज पे अगर रहता है तो एज पे 1/4 का। ये 4 चीज आपको जरूर याद रखना है, इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी यूनिट सेल होगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीसीसी में कोनों पर 8 परमाणु, केंद्र में 1 परमाणु, तो इस तरह से आप निकालिएगा तो कितना हो गया, देखिए 8 कोने पर है, इस तरह से 8 कोने पर है ना। तो 8 इंटू 1/8 कर दिया गया है, वही चीज यहाँ किया गया है, 8 इंटू 1/8 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 2, है ना। इसी को हम लोग रैंक भी बोलते हैं, बीसीसी में रैंक कितना आ गया, तो रैंक हो गया 2। उसी तरह से एफसीसी में कितना आएगा, तो एफसीसी में आप बोल सकते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस हाफ इंटू 6, ठीक है। 6 फलक होता है, 6 फेस होता है, डाइस भी आप लोग देखे हैं, और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, हाफ का होता है, ठीक है। तो यहाँ 3, यहाँ 1, तो 1 + 3 मतलब कितना हो गया 4। तो ये चीज याद रखना है, इसको जेड भी बोलते हैं, जेड से दिखाते हैं हम लोग, है ना। तो बीसीसी के कुल परमाणु कितने हो गए, 2 याद रखना है, एफसीसी का 4, और सिंपल क्यूबिक को हम लोग बोलते हैं, हम लोग सिंपल क्यूबिक को बोलते हैं कितना होता है 1, ठीक है। 1 कहाँ से आया, तो इसमें केवल कॉर्नर पे होता है, तो 8 कोना 1/8 का कंट्रीब्यूशन, टोटल मिला कितना हो गया 1। नेक्स्ट, पेकिंग दक्षता किसे कहते हैं ना, पेकिंग दक्षता किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन। पेकिंग दक्षता यानी जब कभी भी हम लोग एटम्स को अरेंज कर रहे होते हैं, हाँ, तो एटम को अरेंज करने पर कितना वो कैपेसिटी ऑक्यूपाई, कितना जगह वो ऑक्यूपाई कर लेता है ना। तो वही चीज यहाँ, क्रिस्टल में आयतन का वह प्रतिशत जिसमें कण भरे होते हैं तथा शेष भाग दिखता है जिसे वॉइड कहते हैं, है ना, उसे पेकिंग दक्षता कहते हैं।
मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है, उस क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स रह सकते हैं ना, कितने इसके अंदर एटम्स रह सकते हैं, कितना एटम इस तरह से रह सकता है, ठीक है। तो जितना एटम यहाँ रह सकता है उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग दस्ता। और जो जगह खाली रह जाता है, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से रखें तो यहाँ पे एक जगह खाली है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? वाइड्स, रिक्तियां, है ना। वाइड्स भी दो तरह का आपको सिलेबस से पढ़ना है। वाइड्स कितने तरह के? दो तरह का पढ़ना है ना। एक त्रिभुजाकार, है ना, त्रिभुजाकार, और एक होता है अष्टफलकीय। त्रिभुजाकार कोई ऊपर अगर हम लोग ये देखिए, है ना, वाइड्स में भी इसका 2D और 3D में, है ना, 2D और 3D में। तो 2D में जब देखेंगे तो त्रिभुजाकार आएगा, लेकिन इसी को अगर हम लोग 3D में देखें, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ये 3D में देखेंगे, तो 3D में ये त्रिभुजाकार नहीं बल्कि 2D में याद रखना त्रिभुजाकार होता है। 2D कहने का मतलब इस तरह का अरेंजमेंट ना, 1 2 3, है ना। यहाँ पे एक एटम ऊपर की ओर और दो नीचे, या किसी तरह से रखिएगा तो आपका 2D है ना, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, त्रिभुजाकार। और अगर इसी चीज को अगर हम लोग 3D में देखें, 3D में तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय टाइप का, है ना, चतुष्फलकीय वाइड्स। इसमें 3 एटम क्या होगा, नीचे नीचे और एक एटम इसके जस्ट ऊपर, है ना, रखने पड़े। इस तरह से रखते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे जो वाइड्स बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय वाइड्स, ठीक है। उसी तरह से एक अष्टफलकीय, अष्टफल की रिक्तियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, तो इसमें अलग अलग तरह से इस तरह से रखेंगे, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग इस तरह से रखते हैं, है ना, इस तरह से रखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ दोनों मंत्र समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर रखा गया था, है ना, तीनों को कवर करने के लिए, इस पूरे व्हाइट को कवर कर लिया। ये इसमें क्या है कि इस तरह से पहला है, दूसरा उसके दो बोल के जस्ट ऊपर है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अष्टफल की। चलिए नेक्स्ट पे चले। एफसीसी संरचना की पैकिंग दक्षता कितनी होती है? एफसीसी की याद रखना है 74%। एफसीसी के अलावा आपको याद रखना है एचसीपी, सीसीपी भी एग्जाम में पूछता था, ये दोनों का भी 74% होता है, ठीक है। धात्विक ठोस के दो गुण लिखिए, है ना। धात्विक ठोस क्या होते हैं? अच्छे विद्युत चालक होते हैं, अधाध्वर और तन्य होते हैं, ये याद रख लेना, सिंपल सा। इसके एग्जाम्पल आप जितने भी धातु, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, है ना, आयरन, ये सब सारा जितना है वो, ठीक है। इसका आपको ये भी याद करना है कि इसमें अगर हम लोग कौन से बाइंडिंग फोर्स होता है, कौन सा बल के द्वारा ये बंधे होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जो विशेषकर कर्नल्स, है ना, कर्नल्स और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स किसको बोलते हैं? तो कर्नल्स एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है जो सेल मतलब नाभिक में, नाभिक को छोड़ करके जो भी, नाभिक क्या बोले हम लोग, इस तरह से समझिए, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो भी बच जाता है अंदर, है ना, जो भी शेष पास एटम का बच जाता है, जिसमें क्या क्या आएगा, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, तो इस सारे के सम को क्या बोलेंगे हम लोग? कर्नल्स, ठीक है। तो कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड रखता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, क्योंकि कर्नल्स मतलब एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज हो गया और यह एक तरह का नेगेटिवली चार्ज हो गया। लिथियम बीसीसी रवा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर, है ना। यहाँ पे आपको किनारा दिया हुआ कहने का मतलब है कि आपको एज लेंथ दे दिया है ना, ये एज लेंथ दे दिया है इस तरह से। इस तरह से आप बना लीजिए पहले, और यहाँ पे इसके बाद ये तो सिंपल क्यूबिक वाला हो गया, है ना, और यहाँ पे एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ये इसका एज लेंथ ये दे दिया है ना, 351 पिकोमीटर ये दे दिया है, और यहाँ आपको पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी, है ना, त्रिज्या क्या होगी, यानी आपको आर निकालना है। तो आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, है, याद होगा, है ना, इन बीसीसी संरचना में, है ना, बीसीसी एक कोष्टिका में 4r बराबर क्या होता है? √3, है ना। तो यहाँ पे आपको r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? √3a/4। इसको खाली पुट कर देना है, √3a 3 × 351 अब भाई यहाँ पे 4, ये सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको जो सॉल्व कर देना है, मैथ का काम करना है।
जो भी यहाँ पे आएगा वो आंसर हो जाएगा, उतना पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं ना, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या होता है एक्चुअली, जब कभी भी हम लोग क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, क्रिस्टल जालिका बनाते हैं, तो क्रिस्टल जालिका बनाने के दौरान कुछ जो होता है, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वहां से मिसिंग हो जाते हैं। बिंदु है ना, बिंदु कहने का मतलब एक तरह का परमाणु, परमाणु अणु या आयंस का, आयंस का, है ना, अपने स्थान से गायब होना ही क्या कहलाता है, गायब होना ही क्या कहलाता है, बिंदु त्रुटि, है ना। और ये दो तरह का होता है पॉइंट डिफेक्ट, है ना। एक होता है स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्रिक, और दूसरा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक में ही आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन कौन आता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होते हैं, तो इक्वल नंबर में यानी समान संख्या में क्या होते हैं, कैटायंस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज गायब होते हैं, दोनों ये समान संख्या में गायब होगा। और इसमें क्या होता है, तो इसमें कैटायंस अपने जगह को छोड़ करके कहाँ पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट कहने का मतलब वैसा जगह जो दो परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह रहता है उसको हम लोग यानी वॉइड्स पे चला जाता है। ठीक है, तो विशेषकर कौन जा सकते हैं, तो ये भी याद रखना इसमें कैटायंस जाते हैं, क्योंकि कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में दो तरह का होता है ये भी, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, यानी धातु अधिकता दोष और धातु में कमी वाला दोष, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि के बीच में अंतर लिखे हैं, तो वही अभी मैंने बताया है ना। इसमें क्या होगा, शॉर्ट की में आपको बताया गया कि शॉर्ट की वाला जो दोष होता है, शॉर्ट की दोष में समान संख्या में, कौन सा संख्या में, समान संख्या में केटायन C+, एनायन धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्या होते हैं, गायब होते हैं, है ना, गायब होते हैं या चले जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जनरली याद रखना है कि घनत्व घट जाता है, इसमें घनत्व क्या होता है, घट जाता है। जबकि फ्रैंकल जो दोष होता है, कौन सा दोष, जबकि फ्रैंकल वाला जो डिफेक्ट है, फ्रैंकल दोष में जो होता है, फ्रैंकल त्रुटि में जो होता है, फ्रैंकल त्रुटि में केटायन जो होता है वो केटायन यानी C+ जिसको बोल रहे हैं हम लोग केटायन, ये अपने स्थान को छोड़ करके, है ना, अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, तो वॉइड्स में चला जाता है। ये सिंपल से याद रख लेना है। ठीक है, चला जाता है। अब जैसे इसको अगर हम लोग बोले यहाँ पे फ्रैंकल त्रुटि के बीच में और इसमें घनत्व का क्या कहानी है, इसमें घनत्व जो होता है वो घनत्व समान रहता है, घनत्व में कोई चेंज नहीं होता है ना, घनत्व समान रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे सिल्वर, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, ये विशेषकर दोनों तरह का दिखाता है ना, KBr, है ना। इसमें क्या होगा, तो NaCl। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फ्रैंकल दोष क्या होता है, उदाहरण के साथ बताएं, अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूं, है ना। शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, इसके भी डिस्कस कर चुका हूं, ये भी क्वेश्चन देखिए 2024 में आया हुआ है ना। पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में क्या अंतर है ना, तो इसको आप समझिए। देखिए पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक किसको बोलेंगे, तो पारामैग्नेटिक, है ना। तो पारामैग्नेटिक क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना, इसमें पदार्थ जो होते हैं, इसमें पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कम होती है ना, कम होती है ना। जैसे D1 D1 D2, है ना, इस तरह का अगर हम लोग जब बनाएंगे डायग्राम, डी में आपको पता है 5 उपकक्षा होता है। ठीक है, तो इस तरह का 1 2 आपका अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पारामैग्नेटिक। लेकिन जब कभी भी, है ना, जब कभी भी फेरोमैग्नेटिक वाले जो मेटेरियल्स होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या,
अयुग्मित है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा होती है और ज्यादा होने के कारण इसका जो हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, चुंबकीय जो गुण होता है, चुंबकीय जो गुण होता है, चुंबकीय गुण है ना, चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी दिखाई देता है, चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी ये शो करता है, हटाने पर भी प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता है ना, इस केस में चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाना छोड़ देता है, चुंबकीय प्रवृत्ति को दिखाना क्या करता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। यानी ये एक तरह का परमानेंट मैग्नेट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये एक टेम्पररी है ना, टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। और जितना अभी बताया गया आपको है ना, इतना कम से कम प्रैक्टिस करके जाइए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन है ना, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी मिल सकता है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका एमसीक्यू में आ जाए है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं ना। तो इस तरह से ये चैप्टर 1 का था है ना, मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 2 का यानी बिलियन का जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊं है ना। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए है ना, और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी भला हो सके और दोस्तों का भला हो सके। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग और हैव ए गुड डे।